अस्सलाम वालेकुम। अब है रेस्पिरेटरी चैप्टर 20 ड्रग्स यूज्ड इन एस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। पहले तो पता होना चाहिए कि एस्थमा में होता क्या है। एस्थमा में ये होता है कि ब्रोंकाई की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है या कोई रेस्पिरेटरी पाथवे में इन्फ्लेमेशन हो जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो। अब पहली लाइन में यही बात लिखी हुई है, बाय एस्थमा इज़ अ कॉमन डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एयरवे इन्फ्लेमेशंस एंड एपिसोडिक रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म्स विद सेवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके लिए हम फिर ब्रोंको डायलेशन देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्लासिफिकेशन है कि ड्रग्स यूज इन एस्थमा। ब्रोंको डायलेटर्स हम फिर कौन से देते हैं, इसमें बीटा एगोनिस्ट होते हैं, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट होते हैं, मिथाइल जेंथिन्स होती हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में रिलीज इनिबिटर्स होते हैं, स्टीरॉयड्स होते हैं, स्लो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीबॉडीज़, और इसके बाद लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट में लिपोक्सिनेज इनिबिटर्स होते हैं, रिसेप्टर इनिबिटर्स में जिस तरह मोन्टेलोकास्ट, फिलोकास्ट, ज़्यूटिन जो होगा ना वो लिपोक्सिनेज इनिबिटर्स में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ड्रग्स यूज्ड इन COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें ब्रोंकोडाइलेटर्स भी देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी देते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। एस्थमा की ड्रग याद करने के लिए एस्थमा का नाम से ही बन जाती हैं, यानी कि एस्थमा, ए से एड्रीनर्जिक्स बीटा एगोनिस्ट, एस से स्टीरॉयड्स, थियोफेलिन, हाइजीन मयर्स, एम से एंटी मस्करीनिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबॉडीज़। हमने आगे पढ़ने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि जो एस्थमा में होते हैं ना, बीटा ब्लॉकर कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करवाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं, इसलिए हम बीटा ब्लॉकर एस्थमा के पेशेंट को नहीं देते। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देते होते हैं। लाइक ये फार्मूला हम फॉलो करते हैं, ACE-DB, यानी ए से एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, टी से डायूरेटिक्स, बी से बीटा ब्लॉकर। ये सीक्वेंस फॉलो करते होते हैं इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। अब आ जाती है इसके बाद एक डेफिनेशन है, ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी। ये क्या होता है, ये मतलब कि एक इन्फ्लेमेशन है जिससे ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है टुवर्ड्स एंटीजेंस। इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा एंड COPD। अब इसमें ये होगा कि एंटीजन जो है ना पेरिफेरल लिम्फाइड टिश्यू के साथ बाइंड करेगी और फिर रिलीज़ होगा IgE जो कि मास्ट सेल से बाइंड करेगी। फिर वहाँ से मीडिएटर रिलीज़ होते हैं, कौन से, लिकोट्राइन, C4, D4, हिस्टामिन, ट्रिप्टेज, प्रोस्टाग्लैंडिन D2। ये जो होते हैं ना, ये फिर आगे जाके ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी काज करवाते हैं। लाइक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लीड्स टू मार्क्ड ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी to various inhaled substances including antigen, histamine, muscarinic agonist and irritants such as sulfur dioxide and cold air। इसके बाद स्ट्रेटेजीज़ ऑफ एस्थमा थेरापी। इसके लिए हम रिलीवर ड्रग्स देते हैं, लाइक बीटा एगोनिस्ट, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट एंड थियोफिलिन। कंट्रोलर ड्रग्स में हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट देते हैं, हैव इफेक्ट्स ऑन बोथ ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर एंड ब्रोंको डायलेशन एंड इन्फ्लेमेशन, बट आर यूज ओनली फॉर प्रोफ्लेक्सिस। यानी लिकोट्राइन का बहुत इफेक्ट्स होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर भी होता है, ब्रोंको डायलेटर भी होता है, इसलिए हम इसे सिर्फ प्रोफ्लेक्सिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते होते हैं लिकोट्राइन्स। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की एक बात याद रख लेनी है कि एक ड्रग होती है बेक्लोमेथासोन, दैट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफ्लेक्सिस ऑफ एस्थमा। ये एक MCQ हो गया। उसके बाद आ जाती है, उसके बाद आप फर्दर इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि अब बीटा एगोनिस्ट हम दे तो रहे हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, क्लिनिकल यूज, टॉक्सिसिटी। बीटा एगोनिस्ट में ड्रग्स कौन सी देती हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होती हैं। सब्बा लब्बा, यानी इससे ऐसे शॉर्ट एक्टिंग ए से, अब इसमें आगे एटीएम निमोनिक याद रखना है, ए से आ जाएगा अल्ब्यूटिरोल, टर्ब्यूटालिन, एम से मेटाप्रोटेलिनोल, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होंगे। और लॉन्ग एक्टिंग में याद रखना है कि साल्मिट्रोल, फार्मिट्रोल, इंडेसिट्रोल, विलेंटिरोल, ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, ये जो कि एस्थमा के पेशेंट को हम देते हैं। लेकिन इनमें जो विलेंसिट्रोल है और इंडेसिट्रोल है, ये COPD के पेशेंट्स को देते हैं ओनली, ठीक है ना। कौन सी, इंडेसिट्रोल एंड विलेंटिरोल आर करंटली अप्रूव्ड ओनली फॉर COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अब ये ड्रग्स हो गई। द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैव ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 आवर्स होता है, ठीक है ना, और जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 to 24 आवर्स होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें याद रखना है बीटा एगोनिस्ट जो है ना, ये एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, फिर वो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिव करवाते हैं, और फिर ये जाके साइक्लिक AMP की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। फिर क्या होता है, ब्रोंकियल मसल टोन बढ़ जाती है और ब्रोंको डायलेशन होती है। इसके बाद क्लिनिकल यूज़ एंड टॉक्सिसिटी
टॉक्सिसिटी क्लिनिकल यूज़ ये होता है कि ये एक्यूट एस्थमा के पेशेंट को देते हैं। एक्यूट एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। ये बात याद रखनी है कि जो एक्यूट एस्थमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट अल्ब्यूटिरोल है। अब इसके बाद आ जाती हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इंक्रीज एस्थमा मोर्टेलिटी वेरियस इन कम्बिनेशन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे इम्प्रूव कंट्रोल। यानी अगर सिर्फ हम अकेले यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को, ये एस्थमा मोर्टेलिटीज़ इंक्रीज़ करवा देती हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे रहे हैं तो ये फिर कंट्रोलिंग रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। अब बीटा एगोनिस्ट के ये बीटा एगोनिस्ट के सारे क्लिनिकल यूजेस हो गए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ड्रग्स भी हो गए। अब इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में याद रखना है कि बीटा एगोनिस्ट ट्रेमर काज करवाती है, ठीक है ना, टेकिकार्डिया काज करवाती है, तीसरे नंबर पे टॉलरेंस टैकीफ्लेक्सिस काज करवाती है। इसके बाद पेशेंट्स विद COPD ऑफन हैव कंकरेंट कार्डियक डिजीज एंड मे हैव अरिथमियाज इवन एट नॉर्मल डोजेज। यानी कि ये कार्डियक डिस्टर्बेंस भी करवा रही है, लाइक अरिथमियाज प्रोड्यूस करवा रही है। अब ये बीटा एगोनिस्ट हो गए। इसके बाद मिथाइल ज़ैंथिन्स आ जाएंगे। मिथाइल ज़ैंथिन में याद रखना है द मेजर मिथाइल ज़ैंथिन्स आर फाउंड इन plants and provide the stimulant effects of three common लाइक कैफीन होता है, थियोफेलिन होता है, थियोब्रोमीन होता है। हमने याद रखना है कि जो एस्थमा का पेशेंट है उसमें सिर्फ थियोफेलिन यूज़ होती है। थियोफेलिन इज़ एलिमिनेटेड बाय P450 ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स इन द लिवर। ये हो गया। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफ़ेक्ट्स, इसमें याद रहे मिथाइल ज़ैंथिन क्या करवाती है, फास्फोडाइएस्ट्रेज एक एंजाइम है उसको जाके इनिबिट करती है। वो फिर जाके फास्फोडाइएस्ट्रेज जो होता है ना, ये साइक्लिक AMP को AMP में कन्वर्ट कर रहा होता है। ये यहाँ से देख लें। थियोफेलिन जो है ना फास्फोडाइएस्ट्रेज को जाके इनिबिट कर रही है। फास्फोडाइएस्ट्रेज का वैसे क्या काम होता है, साइक्लिक AMP को AMP में कन्वर्ट कर रहा है। जब ये एंजाइम ही इनिबिट हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक साइक्लिक AMP की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिर ब्रोंकियल टोन इंक्रीज़ हो जाएगी और ब्रोंकोडाइलेशन होगी। ये हो गया। अब इसके बाद ये मैकेनिज्म हो गया। इसमें फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 जो होते हैं ना अपीयर्स टू बी द प्राइमरी फॉर्म रेस्पॉन्सिबल फॉर मेथाइल ज़ैंथिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोडाइलेशन एंड फास्फोडाइएस्ट्रेज। अब फास्फोडाइएस्ट्रेज E3 जो है ना ये ब्रोंकोडाइलेशन करवा रहा है। फास्फोडाइएस्ट्रेज E4 जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है इसका। मिथाइल ज़ैंथिन आल्सो ब्लॉक एडिनोसिन रिसेप्टर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हो गया। अब इसके थेरापेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये यूज़फुल होती है इन COPD। इसमें CNS की स्टिमुलेशन करवाती है, कार्डियक स्टिमुलेशन करवाती है, इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर और तीसरा जो होता है ना GAT की मोर्टेलिटी को इंक्रीज़ करवा देती है। क्लिनिकल यूज़ एंड टॉक्सिसिटी में याद रखना है कि ये COPD और अस्थमा के पेशेंट्स के लिए मेथाइल ज़ैंथिन्स यूज़ होती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका मेन जो है ना फॉर कंट्रोल ऑफ नॉक्चुरनल अस्थमा, इसके लिए हम मिथाइल ज़ैंथिन्स थियोफेलिन यूज़ करते हैं। इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स में GAT डिस्ट्रेस, ट्रेमर, इंसोम्निया, सेवियर नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमियाज एंड सीजर्स में रिजल्ट फ्राम ओवरडोजेज, वेरी लार्ज ओवरडोजेज। ये हो गया। इनके बाद बीटा ब्लॉकर्स आर यूज़फुल इन रिवर्सिंग सवियर कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी फ्रॉम थियोफेलिन। यानी कि अगर बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ करेंगे तो थियोफेलिन की टॉक्सिसिटी से बचा जा सकता है। मस्करीनिक एंटागोनिस्ट में याद रखना है कौन सी ड्रग्स आती हैं, हाइपरट्रोपियम आती है, ट्रायोट्रोपियम, एक्लिडीनियम, यूमेक्लिडीनियम। हाइपरट्रोपियम ये सारी ड्रग्स यूज़ तो एस्थमा को ट्रीट करने के लिए होती हैं, लेकिन जो 3 ड्रग्स होती हैं वो अप्रूव्ड फॉर यूज़ इन COPD के लिए भी हैं। टायोट्रोपियम, एक्लिडीनियम, यूमेक्लिडीनियम, ये एंटी मस्करीनिक ड्रग्स हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये M3 रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करती हैं और एंड इफेक्टिवली प्रिवेंट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, और ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देती मेडिएटेड बाय जो कि हो रहा होता है वैगल डिस्चार्ज की वजह से। अब इसके बाद मस्करीनिक एंटागोनिस्ट रिवर्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इन सम एस्थमा पेशेंट्स एंड इन मैनी पेशेंट्स विद COPD। लाइक ये बात कह रहे हैं कि मतलब मस्करीनिक एंटागोनिस्ट जो है ना ये एस्थमा के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए तो यूज़ होती है, लेकिन ये मेनली जो यूज़ होती है ना COPD में यूज़ हो रही होती हैं। क्लिनिकल यूजेज एंड टॉक्सिसिटी याद रखना है, वही है बात जो मस्करीनिक एंटागोनिस्ट हैं एस्थमा के पेशेंट को भी दे रहे हैं, COPD के पेशेंट्स को भी दे रहे हैं। लेकिन याद रखना है कि मस्करीनिक एंटागोनिस्ट फार मोर बेटर देन बीटा एगोनिस्ट, बीटा एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्योंकि इसमें ना ट्रेमर नहीं होता, अरिथमियाज नहीं होते। इन कंट्रास्ट टू बीटा 2 एगोनिस्ट, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट डू नॉट कॉज ट्रेमर और अरिथमियाज यानी कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं कॉज करवाती।
अब इसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कंट्रोल ड्रग्स जिसका मैंने बताया था, इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं लाइक बेक्लोमेथासोन, डेक्सामेथासोन्स। ये मैंने बताया था कि बेक्लोमेथासोन जो है ना इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफ्लेक्सिस ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफ्लेक्सिस ऑफ एस्थमा। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि अल्ब्यूटिरोल जो चार्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एस्थमा के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर स्टेटस एस्थमेटिकस के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन ये यूज़ करते हैं ड्रग्स। ये हो गया। अब इसके बाद आ जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डू नॉट हैव ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन। हाँ, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होता है ना इसका ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन तो नहीं होता, लेकिन ये प्रिवेंट करते हैं ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन को। कैसे करती है प्रिवेंट? जब ये फास्फोलाइपेज A2 और लिकोट्राइन्स को रिड्यूस करवाएगी, फिर इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। फास्फोलाइपेज A2 जो होते हैं लिकोट्राइन्स होते हैं, ये क्या करवाती हैं ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाती हैं, ठीक है ना। जब ये इनकी फास्फोलाइपेज A2 और लिकोट्राइन ये रिड्यूस्ड हो जाएंगे तो फिर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये पैराग्राफ पूरा रीड कर लेना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेस्पॉन्स एलिमेंट्स इन द न्यूक्लियस, रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट फुल एक्सप्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जी। Reduced activity of phospholipase A2 is thought to be particularly important in asthma because the leukotrienes that result from phospholipase stimulated eicosanoid synthesis are extremely potent bronchoconstrictors and may also participate in the late inflammatory response. ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में भी यूज़ होती है, ये मैंने आगे फ्लो चार्ट में आपको समझा देना है। क्लिनिकल यूज़ एंड टॉक्सिसिटी में याद रखना है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ हो रहे थे, मैंने बताया था प्रोफ्लेक्सिस ऑफ एस्थमा में और रिफ्रैक्टरी एस्थमा में यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक MCQ है, कैंडिडियासिस कैन बी कंट्रोल विद अ टॉपिकल माउथ वॉश कंटेनिंग कॉल्ट्रीमाजोल और अ सिमिलर एंटी फंगल एजेंट। ये हो गया। अब इसके बाद ये एक डायग्राम करनी है 20.3 समरी ट्रीटमेंट, यानी समरी दी हुई है ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज इन एस्थमा। ये वही पैथोफिजियोलॉजी का है, पैथोफिजियोलॉजी की तरह है कि मतलब एक एक्सपोजर होता है एंटीजन का लाइक डस्ट पोलन, वो क्या करवाता है, फिर एंटीजन और IG कम्प्लेक्स बनता है ऑन द, ये दोनों जाके मास्ट सेल से बाइंड कराएंगी, ये ठीक है ना। अगर ये मास्ट सेल से बाइंड करती हैं तो मीडिएटर रिलीज़ करती हैं। अगर इन मीडिएटर्स को रिलीज़ ना होने से कौन सी ड्रग्स फिर यूज़ करते हैं हम? क्रोमोलिन यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, इसमें जिल्यूटिन एंटीबॉडी यूज़ करते हैं। अब मीडिएटर्स हो गए, मीडिएटर्स अब मीडिएटर रिलीज़ हो गए, अब इनके इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स से बचने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, यानी अर्ली रेस्पॉन्स जो होगा ना ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बीटा एगोनिस्ट, थियोफेलिन, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट, लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट। इसके बाद लेट रेस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन में हम कौन सी यूज़ करते हैं? स्टीरॉइड्स, क्रोमोलिन्स, लिकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट वगैरह ये यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके बाद अगर अर्ली रेस्पॉन्स ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो गया तो एक्यूट सिम्टम्स आएंगे, अगर लेट रेस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन हुई है तो ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी होगी। अब इसके बाद आ जाती हैं ड्रग्स लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट। इसमें लिकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में होती हैं मंटेलोकास्ट, जफ्रेलोकास्ट, ये एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करवाती हैं। अब इसके बाद लिपोक्सिजिनेज इनहिबिटर्स में जिल्यूटिन आती है जो कि एलिवेशन करवाती है लिवर एंजाइम्स की। क्रोमोलिन और निडोक्रोमिल जो है ना, ये जब मास्ट सेल के साथ IG एंटीजन आके बाइंड करती हैं और मीडिएटर रिलीज़ होते थे, अगर क्रोमोलिन निडोक्रोमिल दे देंगे तो वो मीडिएटर को रिलीज़ नहीं होने देंगे, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्रोमोलिन हैज़ अ सम एफिकेसी इन प्रिवेंटिंग फूड एलर्जी, ये फूड एलर्जी को प्रिवेंट करती है। सिमिलर एक्शंस हैव बीन डेमोंस्ट्रेटेड आफ्टर लोकल एप्लीकेशंस इन द कंजक्टिवा एंड द नेसोफेरिंक्स फॉर एलर्जिक IG mediated रिएक्शंस इन दीज टिश्यूज। क्लिनिकल यूजेस में ये याद रखनी है कि ये हे फीवर में भी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। क्रोमोलिन एंड निडोक्रोमिल में काज कफ, इसके साइड इफेक्ट में कफ होता है, ठीक है ना, एंड इरिटेशन ऑफ एयरवे व्हेन गिवन बाय एरोसोल। रेयर इंस्टेंसेस ऑफ ड्रग एलर्जी हैव बीन रिपोर्टेड। अब इसके बाद आ जाती है एंटी एंटीबॉडीज़। इसका भी क्रोमोलिन निडोक्रोमिल की तरह एक्शन होता है, ये तो पहले या फिर IG एंटीबॉडी को रिलीज़ नहीं होने देती, ठीक है ना। एंटीबॉडी जो है एंटी एंटीबॉडीज़, यानी IG को रिलीज़ नहीं होने देंगी, बाइंड ही नहीं करने देंगी एंटीजन को IG के साथ। या फिर अगर ये बाइंड हो गए हैं मास्ट सेल्स के साथ IG, तो फिर वहाँ से प्रिवेंट करेंगी कि मीडिएटर रिलीज़ ना हो। इनमें कौन सी एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं? ओमेलिजुमैब यूज़ होती है, बेनरेलिजुमैब यूज़ होती हैं। ये हो गया। इसके बाद स्ट्रेटजीज़ फॉर COPD ट्रीटमेंट मैंने ये बता दिए पीछे 2-3 ड्रग्स
कि जिस तरह बीटा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में कौन सी थी, वेलेंसिट्रोल, इंडेसिट्रोल थी। और एंटी मस्करीनिक में कौन सी 3 ड्रग्स थी, आइप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, यूमेक्लिडिनियम, ये ड्रग्स थी, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गए। उसके बाद थियोफेलिन भी हम COPD के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते होते हैं। और इसके बाद लास्ट बात लिखी हुई है कि सीवियस टॉक्सिसिटी इज़ रिमूव्ड बाय यूजिंग बीटा ब्लॉकर। यही वही हार्ट के रिलेटेड है कि मतलब अगर हाइपरटेंशन हो गई है तो उसमें हम हाइपरटेंशन के पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दे सकते होते हैं, ठीक है ना। और जो एस्थमा का पेशेंट है उसमें बीटा ब्लॉकर्स कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी चैप्टर 20 एस्थमेटिक एंड COPD ड्रग्स।